चैप्टर अपना फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखो, हाईलाइट बताऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अरे कूट दूंगा मैं। हाँ, क्या जानते हो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में? डेट तो याद होगी कम से कम। 1957, 89, 1789। हाँ वही है, वो डेट थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसे याद रख लेना। बाकी अपना असली चैप्टर जो चालू होता है वहाँ पर। अच्छा ये बताओ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था उस समय फ्रांस में जो किंग था उसका नाम क्या? लुई 16 है, लुई 16 है, लुई 16, लुई 16। क्या है पूरा नाम? हाँ वो बर्बन जो बिस्किट आता है वो वाला। पत्नी का नाम बताओ। अरे बताओ किसकी? पत्नी नाम बता दिया राजकुमारी का, तुम्हें पता ही नहीं है? पंडित वाली है कैसे? पिक्चर ही देख ली। मुद्रा का नाम बताओ, करेंसी। यूरो तो बहुत बाद में आई है। लिब्रे या फिर लिबर बोलते थे, ठीक है, मालूम है ना, कुछ याद आया ना? अब बताओ, यहाँ पर जो सोसाइटी थी वो 3 क्लासेस में बटी थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। पहले सिर्फ फर्स्ट स्टेट का नाम बताओ। शाबाश। अच्छा कौन आते थे इसमें? परिवार वगैरह, क्लर्जी में पंडित पुजारी, यानी कि जो चर्च से रिलेटेड है। पंडित पुजारी वहाँ नहीं होते, अपने यहाँ होते हैं। हाँ सही है तुम्हारा, सही है। कहाँ? ठीक है, पंडित पुजारी, उनके लिए क्रिश्चियनिटी में कौन हो जाएंगे? वो फादर वगैरह चर्च के, ठीक है, जो इस तरह के कामों में उनसे रिलेटेड हो। दूसरी स्टेट नाम नोवेलिटी, यानी हिंदी बोलते कुलीन वर्ग, पहले वाले बोलते थे पादरी वर्ग, पादरी वही फादर वगैरह से बोला जाता। दूसरा वाला नोवेलिटी, अरे खुशी, नोवेलिटी नोबल वर्ड सुना होगा, थोड़ा कुल से रिलेटेड होता है, अच्छा कुल। तो राजा महाराजा, उनका परिवार, उनका पूरा सोसाइटी उनकी जैसी भी है। कुलीन वर्ग जो अच्छे कुल से बिलोंग करता है, वो वाले इसमें आएंगे। सेकंड स्टेट। अब बची थर्ड स्टेट, तो इसमें आते हैं अपन सब, टीचर, बिजनेसमैन, है ना, जो भी नॉर्मल वर्कर है, किसान, पीजेंट वगैरह, ये सारे लोग किसमें आएंगे? थर्ड स्टेट में आएंगे, ठीक है। जितनी बिजनेस क्लास है, जितनी प्रोफेशंस है, सारे जो काम करने वाले लोग हैं वो। इसमें ये नहीं था कि कोई रिच क्लास है, मान लो कोई अमीर है बहुत ज़्यादा, नौकरी करे कोई बहुत ज़्यादा अमीर बन गया, तो वो फर्स्ट स्टेट या सेकंड स्टेट में नहीं जा सकता। फर्स्ट स्टेट या सेकंड स्टेट के लिए उसको उस घर में पैदा होना पड़ेगा। पहले वाले में पादरी वर्ग है, यानी कौन है? क्लर्जी है, यानी इसमें वहाँ के फादर वगैरह हैं। तो किसी के फादर के यहाँ पर कोई अगर उसके फैमिली से रिलेटेड है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस काम में चला गया, चर्च से रिलेटेड कामों में चला गया है, तो वही व्यक्ति इस क्लास में आ पाएगा, वरना कोई व्यक्ति नहीं आ पाएगा। सेकंड वाला नोबिलिटी, जो राजा के घर पैदा हुआ वही स्कूल में आ पाएगा, वरना कोई व्यक्ति नहीं आ पाएगा। और थर्ड क्लास, वहाँ कोई भी किसी प्रकार का व्यक्ति हो, अगर इन 2 क्लास में नहीं आ रहा है तो वह थर्ड क्लास में ही आता। तो ये समाज, फ्रांस समाज इन 3 तरह के विभाजन में बटा हुआ था। 2 टैक्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स थे, टाइथ और टाइल। टाइल बताओ, टाइल कौन सा टैक्स है? एक वर्ड में बताना कि कौन सा वाला टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, हाँ सही है। किसको जाता था? पक्का? हाँ, तो फिर टाइथ वाला अपोजिट हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा? चर्च को जाएगा, ठीक है। चलो, एक वर्ड था सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जीवन संकट। बताओ, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। हाँ, एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बेसिक नीड इंसान की, ह्यूमन की खत्म हो जाए। जो क्या रहता है? अपना वही खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, अगर ये भी अगर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो उस सिचुएशन को सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन बन गई थी वहाँ पर, ठीक है। कहानी नहीं सुना रहा मैं पूरी कि वो खजाना वजाना खाली मिला था लुई 16 को, पिताजी ने पूरा खर्च कर दिया था दूसरे लोगों को बचाने के लिए, बताया था ना, दूसरे राज्यों ब्रिटेन वगैरह को आज़ाद कराने चक्कर में, हाँ अमेरिकन कॉलोनीज को आज़ाद कराने चक्कर में इन्होंने क्या कर दिया था? अपना पूरा खजाना खर्च कर दिया था। एक बुक थी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये किसने लिखी है? बताओ बताओ। 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट एक बुक है, ये बुक किसने लिखी है? जॉन लॉक, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ लॉ किसने लिखी है?
मत देखो, डायरेक्ट बताओ। द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, इन्हीं से प्रेरणा मिली थी फ्रांसीसी लोगों को वहाँ। अबे मॉन्टेस्क है, ठीक है ठीक है। ये किताब इंपॉर्टेंट थी, इन्हीं किताबों से प्रेरणा मिली है अधिकारों को लेकर कि फ्रांसीसी लोगों को प्रेरणा कहाँ से मिली कि भैया हमें अधिकार चाहिए। ये वही किताबें हैं, ये किस किसने लिखी है? कुछ फिलोसोफर हुए, जैसे देखो कौन कौन, जॉन लॉक, जीन जैकस रूसो, और तीसरा अपना कौन, मॉन्टेस्क। ये कुछ राइटर हुए, इनकी किताबों से ही फ्रांसीसी लोगों ने प्रेरणा ली थी क्रांति को लेकर, राइट्स वगैरह जाने क्या होते हैं अधिकार, वरना किसी को नहीं पता था अधिकार, डेमोक्रेसी, राइट्स वगैरह क्या होते हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम था। कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, याद है क्या किसी को? मैं बता देता हूँ। 1774 वो साल है जब लुई 16 राजा बना फ्रांस का, ठीक है। 1789 वो साल है जब नेशनल असेंबली बनाई गई फ्रांस में, खुद से लोगों ने नेशनल असेंबली बना ली थी। 1791 वो साल है जब एक संविधान बनाया गया था फ्रांस का, एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था। 1792 से 93 के बीच का समय फ्रांस एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र बन गया, यानी कि वोटिंग चालू हो चुकी है। और राजा को मार दिया गया था, सिर कलम कर दिया गया था, गिलोटिन्ड, ध्यान है ना वो मशीन फरसे वाली। और एक जैकोबिन रिपब्लिक चल रहा था वहां पर, उसको हटा दिया गया था। और कौन शासन करने लगा था? एक डायरेक्टरी, छोटी सी एक डायरेक्टरी बना दी। डायरेक्टरी में कुछ सदस्य थे, कुछ नेता लोग थे, ठीक है। अच्छा, नेपोलियन के बारे में पता है? नेपोलियन कब राजा बना फ्रांस का? 1804 में, 1804 में। और नेपोलियन मार दिया कब? कब मार दिया गया? 1815, देख लिया। कौन से वॉर में मारा गया था? वाटरलू, वाटर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी है? बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो। ये बताओ, ये जो असेंबली बनी थी नेशनल असेंबली, उसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेट से जो लोग आए थे, टोटल कितने लोग होते थे? 400 वैसे ही क्यों? 300 ईच, दोनों के 600। और थर्ड स्टेट में 600, 300, 600। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ठीक है। अच्छा, वो ध्यान है वो हीरो जो राजा के घर से था और इन लोगों की मदद कर रहा था, आम जनता की? हाँ, एवेसी है या आवेसी है, जो बोलना है तो मैं बोल दो, ठीक है। मिराबियो, हाँ एक चर्च, मिराबियो था नोबल फैमिली से, यानी राजा के घर से मिराबियो था। आवेस ये था चर्च से, ठीक है। आवेस ये चर्च से था, फादर वगैरह पादरी वर्ग से था, और मिराबियो जो था वो राजा के घर से था, कुलीन वर्ग से था, ठीक है। थोड़ा थोड़ा रिकॉल करते चलो। यही सबको मतलब हवा दे रहे थे कि अरे ऐसे ऐसे सिखा रहे थे, उल्टा सीधा कान भर रहे थे लोगों के। अच्छा, फ्रांस जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, संवैधानिक राजशाही जब फ्रांस में आई, तो वो सिस्टम कैसा था वहां पर? कैसे गवर्नमेंट फॉलो होती थी? जज कैसे बनते थे? एग्जीक्यूटिव जो थी वो कैसे बनती थी? किंग था या नहीं था? बताओ। किंग तो था ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, राजा तो है। संवैधानिक राजशाही, एक संविधान भी होगा, राजा भी होगा। हाँ, सही है। एग्जीक्यूटिव जो थी वो चुनी जाती थी राजा के द्वारा, जजेस जो होते थे वो भी चुने जाते थे राजा के द्वारा। राजा के पास होती थी वीटो पावर। वीटो पावर तो पता है निषेधाधिकार होता है, किसी भी काम के लिए मना कर सकते हैं, भले ही पार्लियामेंट में बिल पास हो जाए, वीटो पावर होगी तो वो पास नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये सब था, ठीक है। अच्छा, नागरिक दो तरह के बना दिए गए थे, सिटीजन्स, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन, ध्यान है। टोटल कितनी संख्या? पैसिव सिटीजन कितने थे? 3 मिलियन मैन, वुमेन, चिल्ड्रन और यूथ बिलो 25, क्योंकि 25 से नीचे वालों को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। वोट देने की जो मिनिमम एज थी वो कितनी थी? 25। 25 से ऊपर वाले वोट दे सकते हैं, तो जो लोग वोट नहीं दे सकते उन्हें पैसिव सिटीजन बोला गया, ठीक है। और जो लोग वोट दे सकते हैं उन्हें क्या बोला गया? एक्टिव सिटीजन, ठीक है। अब कौन वोट दे सकता है? जिनकी कुछ रिच क्लास वगैरह हो, जैसे अच्छा टोटल उनके नंबर कितने थे? 4 मिलियन। 28 में से 4 मिलियन ऐसे थे जो कि एक्टिव सिटीजन थे, जो वोटिंग में हिस्सा ले सकते थे। बाकी सारे औरतें बिल्कुल वोटिंग के अधिकार ही नहीं थे, किसी भी एज की हो, महिलाओं पे अधिकार थे ही नहीं, वुमेन्स हैव नो राइट। उसके बाद बच्चों पे कोई अधिकार नहीं है,
और पीपल कौन से, जो 25 से नीचे वाले एज के हैं, मैन कोई भी हो, उन्हें तो कैसे भी अधिकार है ही नहीं, 25 से ऊपर वाले होने चाहिए सबसे पहली बात। और कुछ क्राइटेरिया था कि इतनी तुम्हारे पास प्रॉपर्टी वगैरह होनी चाहिए तभी तुम वोट वगैरह दे सकते हो। यही अपने एक्टिव सिटीजन थे जो वोट देते थे और कुछ इलेक्टर्स को चुनते थे जो 50,000 होते थे, वो 50,000 चुनकर ऊपर की एग्जीक्यूटिव बनाते थे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव नहीं, नेशनल असेंबली बनाते थे जिसमें लगभग 750 मेंबर होते थे, 750 745 एग्जैक्ट नंबर बोलूँ तो 745 मेंबर्स होते थे। ठीक है, वहाँ से अपना क्या बनता था, मिनिस्टर वगैरह बनते थे। ये सिंबल्स थे उस समय, ये सिंबल्स, ये छतरी वगैरह, ब्रोकन चेन वगैरह, इनके कुछ मतलब थे। तो एक एक करके मतलब बताना इनके, फिर इसके बाद छुट्टी कर देंगे। ठीक है, बाकी अपने घर पे पढ़ना, टेस्ट है, टेस्ट की तैयारी करना। ब्रोकन चेन ये किसका सिंबल है? सिंपल सी बात है, ब्रोकन चेन हथकड़ियाँ तोड़ दी, आज़ाद हो गए, फ्रीडम। ठीक है, नो मोर गुलामी। बंडल ऑफ रॉड्स, ये जो बंडल था, एकता में बल है। ओ सरदार रुक जाओ, अनेकता एकता। ये इल्यूमिनाटी, तीसरी आंख, ध्यान है? अरे इल्यूमिनाटी याद मत रखो, इसका क्या मतलब था वो याद रखो। डाई आई विद इन ए ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, इसका क्या था मतलब? ऐसे मान लो दिव्य प्रकाश टाइप का, जिसमें बहुत ज्ञान का भंडार है। नॉलेज क्या होता है? नॉलेज का प्रतीक। ठीक है, सिंबल ऑफ नॉलेज, पावर हाउस, इस तरह से। और आजकल इल्यूमिनाटी कंफर्म। सेप्टर, किसने देखी है मार्वल की मूवीज? ये रहा सेप्टर, वो वाला सेप्टर अलग है, ये सेप्टर अलग है। उसमें सेप्टर कहाँ है? सेप्टर नहीं है लोकी के पास, हाँ। जिसमें माइंड स्टोन लगा है, वही सेप्टर तो है। उससे वो निकलता है, विजन में लगता है। हाँ, वो माइंड स्टोन। तो सेप्टर किसका प्रतीक था? सिंबल ऑफ, देख लिया, ऐसे देख के हाल कंफर्म भी करा है कि क्रॉस चेक। सिंबल ऑफ रॉयल पावर, मतलब ये कहीं दिख जाए तो ये प्रतीक है किसका? राज घराने का प्रतीक है, होता है ना कोई निशानी। अच्छा, ये भी मार्वल से रिलेटेड है, ओरोबोरस, किसी ने लोकी सीरीज देखी हो तो ये ओरोबोरस है, एक सांप जो अपनी ही पूंछ को खा रहा है। मतलब एंड इज द बिगिनिंग एंड बिगिनिंग इज द एंड, शुरुआती अंत है और अंत ही शुरुआत है। ये इस तरह का प्रतीक का चिन्ह है। यहाँ पर इसका मतलब है इटर्निटी, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, इस तरह से बताते हैं। इन्फिनिटी, इटर्निटी, इस तरह से इसको बताते हैं। मतलब किसी चीज़ का ऐसे जो शुरुआत है वही अंत है, और वही अंत है वही शुरुआत है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति पैदा हुआ, शुरुआत हुई, पूरा जीवन जिया, मर गया, मरने के बाद वो दोबारा मान लो उसी जन्म में फिर से पैदा हो जाए। हाँ, तो वो एक साइकिल चलती रहेगी, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से शुरू हुई ये साइकिल और कहाँ से खत्म हुई। ये एक तरह से ये अपना लूप है, वही अपना क्या बन जाएगा, ये स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, एक सांप अपनी पूंछ को खाते हुए। लाल कलर की टोपी, ठीक है, जैकोबिन क्लब का सिंबल था। ठीक है, अच्छा, इसको स्लेब वगैरह पहनते थे आज़ादी के तौर पर कि हम लोग आज़ाद हैं, लाल टोपी लगा ली, हम फ्री हैं, मैं किसी गुलाम नहीं है। ये क्या है? ब्लू वाइट रेड, ये कोई महिला छपी हुई है पर लिखा कुछ और है। लिखा है ब्लू वाइट और रेड, नीला सफ़ेद और लाल। ये किसका प्रतीक होता था? ये फ्रांस का नेशनल फ्लैग था। नीले कलर, महिला नहीं थी, गलत छपा। नीले कलर का, वाइट कलर का और रेड कलर का क्या होता है? फ्रांस का फ्लैग होता है, आज भी है। द विंग्ड वुमेन, ये पर आ गई है किसी महिला के, तो द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। एक चीज़ सुनो, पुराने समय में इंडियन हिस्ट्री में भी और यूरोपियन हिस्ट्री में भी जब स्ट्रगल हुए काय को लेकर, आज़ादी वगैरह को लेकर, डिमांड्स रखी राइट्स को लेकर, तो लोगों ने क्या किया है? पर्सोनिफिकेशन ऑफ थिंग्स चालू कर दिया। यानी कि जो निर्जीव वस्तु है उनको जीवंत उदाहरण के तौर पर यूज़ करना चालू कर दिया। जैसे अपन लोगों ने क्या किया, भारत माता को जीवंत माना। भारत अपना इंडिया का नक्शा, उसको क्या माना? एक लाइव फॉर्म में माना कि ऐसा कोई भारत माता होती है। सेम इन्होंने क्या करा, वहाँ पर जो लॉ था, कानून था, उसको एक इंसान बना दिया और विंग्ड वुमेन बना दी, जिसके मतलब महिलाएं पर आ गए हैं, तो उसको क्या बोल दिया? ये लॉ का सिंबल है, विंग्ड वुमेन। जैसे अपने अकाउंट तो अंधा कानून, वो था, अब पट्टी हट चुकी है। अंधा कानून ये कोर्ट में रखी रहती है, तराजू तोलते हैं तो। हाँ, आंखें आ गई, पट्टी हटा दी गई है। अरे अरे, देखा है ना अंधा कानून? कोर्ट वगैरह में, नाटक वगैरह में देखा हो, सीरियल, वेब सीरीज, पिक्चरों में। अंधा कानून, व्हाइट कलर की एक लेडी खड़ी रहती है और तराजू रहता है, आंख में पट्टी बंधी रहती है। अब पट्टी हटा दी है ब्लैक कलर की, अब कानून अंधा नहीं है, अब सब देख के काम होता है, किसी के राइट्स वगैरह वो ना हो जाए, वॉयलेट ना हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने इसको पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ किसको बनाया? इस महिला को। रुक जाओ, और ये लास्ट बट नॉट द, तुम सो गए सारे, लीस्ट, द लॉ टैबलेट। द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। ये तो अपना वाला है, कानून के समान। अरे भारत ही क्या है? विश्वगुरु है, सब कुछ भारत से ही गया है, मानो या ना मानो। ठीक है, सभी देशों का राजा है। हाँ, कभी कभी क्या लगता है अपनी भगवान है। भारत वो था, भारत वो था। तो लॉ टैबलेट, इसमें क्या लिखा है? ये एक तरह से लॉ की फॉर्म है। इसमें लिखा गया है क्या कि सभी लोग
कोई भी हो, किसी भी कंट्री में जितने भी सिटीजन हो वो सारे क्या हो, इक्वल हो किसके सामने, लॉ के सामने, बिफोर लॉ सारे लोग कैसे हो, इक्वल हो, कानून के समान, कानून के समक्ष सभी क्या है, समान है, सब बराबर है कानून की दृष्टि में, कोई अमीर कोई गरीब, कोई राजा कोई पादरी या फादर वगैरह किसी की तरह से ऊपर नहीं रखा जाएगा। जा सकते हो ये, टेस्ट की तैयारी करो, दफ़ा मतलब चले जाओ, भैया कैसे कह रहे हैं दफा हो जाए? नहीं दफ़ा